और बात करते हैं बड़ी खबर की, जो कानपुर से है, जहां पर कुली बाजार में मकान गिरने से 68 परिवारों की गृहस्थी बर्बाद हो गई है। हादसे में घायल एक बुजुर्ग राकेश शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हादसा इमारत के बगल में निर्माण कार्य के लिए बेसमेंट की खुदाई के दौरान हुआ। मृतक राकेश शर्मा को पुलिस ने रेस्क्यू कर घायल अवस्था में मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है कानपुर में, जहां पर 3 मंजिला इमारत भरभरा कर ढह गई, जिसके मलबे में दबने से बुजुर्ग की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। तमाम आलाधिकारी भी हादसे की जगह पर पहुंचे। हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि जिसकी वजह से यह हादसा हुआ होगा उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस हादसे के बाद 17 परिवारों की गृहस्थी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। वो लोग जो इस इमारत में रहा करते थे, जब इमारत के पास में खुदाई का एक काम चल रहा था बेसमेंट के निर्माण के लिए, तभी उनको इस बात की आशंका थी कि हादसा हो सकता है। इस वजह से कई लोगों ने समय रहते इमारत से बाहर निकलकर अपने आप को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन एक बुजुर्ग की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई है। उधर अलीगढ़ में बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया गया है। महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की गई है। 2 लाख रुपए की नकदी और गहनों की लूट हुई है। सिंधौली इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। अलीगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 लाख की नकदी और गहने लूट लिए गए हैं। सिंधौली इलाके की घटना है। महिला को बंधक बनाकर बदमाशों ने ये लूटपाट की है। रंजीत हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। रंजीत, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी, मैं आपको बता दूं, मामला गांधी पार्क के क्षेत्र सिंधौली का है और 3 बदमाश एक घर में घुसते हैं रात का अंधेरे का फायदा उठा के, और वह लूटपाट करते हैं और एक महिला को बंधक बना के काफी देर तक लूटपाट करते हैं। जब मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया तो उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा जल्द उनकी गिरफ्तारी करके घटना का इसका खुलासा किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर पीलीभीत के बिलसंडा थाने में तैनात दरोगा का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सामने आया है। वीडियो 3 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी दरोगा राम केवल शुक्ला किसी मामले में चार्जशीट लगाने के लिए सौदेबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है और 30,000 रुपए की मांग कर रहा है। ये मामला सामने आने के बाद एसपी ने आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि एक सप्ताह में पुलिसकर्मियों द्वारा रिश्वत का ये चौथा मामला सामने आया है। लगा दूंगा। मैं एक इंस्पेक्टर का संज्ञान में आया था। उनने किसी विवेचना के संबंध में किसी से बात करते हुए कुछ पैसे की बात उसमें आई है। इस पर प्राइमा फेसी एक रिपोर्ट जांच करके मंगाई गई। उसके आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। ये घटना कई दिन पुरानी है और उसकी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। मथुरा मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में अपडेट सामने आया है। आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होनी है। एडीजे सेकंड की कोर्ट में सुनवाई होगी। आरोपी फैजल और चांद की याचिका पर सुनवाई होनी है। 3 आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। उनकी धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनकी याचिका पर आज एडीजे सेकंड की कोर्ट में सुनवाई होनी है। इन पर आरोप है मथुरा में मंदिर के भीतर इन्होंने नमाज पढ़ी थी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और अब आज इनकी जमानत याचिका पर एडीजे सेकंड की कोर्ट में सुनवाई होनी है। बाकी जो आरोपी फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। और योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने वाली है। लव जिहाद कानून पर फैसला हो सकता है। लव जिहाद पर योगी कैबिनेट में चर्चा होगी। लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी में है योगी सरकार। इसके लिए गृह विभाग और न्याय विभाग से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। आज शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। उम्मीद यही की जा रही है कि इस बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उसके बाद इस पर मुहर लग सकती है। लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन करने वालों की अब खैर नहीं। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज लव जिहाद पर बाकायदा एक कानून बनाने जा रही है, जिसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। लव जिहाद को लेकर बहुत सारे जिलों में ऐसे मामले आए थे, चाहे कानपुर की बात करें, चाहे आगरा की बात करें, वाराणसी की बात करें। उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में लव जिहाद के मामले आते थे। बागपत का एक लेटेस्ट मामला आया था, जहाँ पर एक डॉक्टर ने अपना नाम बदलकर 6 महीने तक एक महिला के साथ शोषण किया, उसके बाद उसे छोड़ दिया, जिसके बाद सरकार
काफ़ी सख्त हो गई है। सरकार ने बाकायदा कानून बनाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने की तैयारी कर ली है। पहले स्टेट लॉ कमीशन ने भारी भरकम रिपोर्ट भेजी थी, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और लॉ विभाग यानी विधि एवं न्याय विभाग, कानून विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और रिपोर्ट सौंपने के बाद उस पर पूरी तरह से मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन किया गया और हरी झंडी दे दी गई। आज शाम को 4:30 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार बाकायदा इस कानून पर मोहर लगाएगी। लव जिहाद के तहत बनने वाले कानून में 5 से 10 साल की सजा होगी। इसके साथ ही शादी के नाम पर कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, जो धर्म परिवर्तन कराएगा यानी जो शादी कराएगा उस मौलवी और पंडित को उस धर्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यानी सरकार ने कड़ा कदम उठाया। बाकायदा इस कानून में जो है लव जिहाद पर एक लेसन होगा, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी होगा। लव जिहाद जिसकी बहुत दिनों से मांग चल रही थी, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले इस कानून पर अपनी मोहर लगाएगी। आज 4:30 बजे उस कैबिनेट का इंतजार होगा जिसमें लव जिहाद के कानून पर अंतिम मोहर लग जाएगी और फिर महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाले, धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह करने वाले या फिर उनका धर्म परिवर्तन कराने वाले जेल के पीछे होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर कानपुर लव जिहाद केस में एसआईटी ने आईजी कानपुर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें 14 में से 11 केस में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने की पुष्टि भी हुई है। यानी एक बात तो साफ है कि आरोपियों ने हिंदू नाम बता 14 प्रकरण कानपुर नगर में ऐसे आए थे जिसमें बच्चियों के माता पिता ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि उनकी बेटियों को छल कपट के द्वारा दूसरे धर्म के लड़कों ने अपने प्रेम जाल में फंसाया है और उनके साथ गलत संबंध बनाए। तो इस बात को लेकर के एक एसआईटी गठित हुई थी। इस एसआईटी ने इन सभी 14 प्रकरणों की जांच करी और जांच के बाद 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कुछ न कुछ अपराध होना पाया गया। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। इन 14 मामलों में 11 में चार्जशीट लगाई गई है, 3 में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है, जबकि एसआईटी को 8 मामलों में लव जिहाद के संकेत मिले हैं। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट को आईजी कार्यालय भेज दिया है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। 2 युवाओं को पसंद का साथी चुनने का अधिकार है, ये कहा है हाईकोर्ट ने। 2 बालिगों को एक साथ रहने का अधिकार है। 2 बालिगों के संबंध में राज्य भी दखल नहीं दे सकता है, हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है। कुशीनगर के सलामत अंसारी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ये फैसला आया है। सलामत और प्रियंका ने 2019 में शादी की थी और उनकी याचिका पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी इस फैसले के बारे में? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये अहम फैसला है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2 युवा अपनी पसंद का जीवन साथी चुन सकते हैं, उन्हें यह कानून इजाजत देता है और 2 बालिग व्यक्तियों को एक साथ रहने की इजाजत देता है, चाहे वो समान या विपरीत सेक्स की ही क्यों न हो। और इस मामले में उनके शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यक्ति या परिवार दखल नहीं दे सकता है और इसमें राज्य भी 2 बालिग लोगों के संबंध को लेकर आपत्ति नहीं कर सकता है। दरअसल ये पूरा मामला सलामत और प्रियंका खरवार को लेकर था। प्रियंका खरवार ने धर्म परिवर्तन कर लिया था और वो आलिया बन गई थी और उन्होंने 19 अगस्त 2019 को शादी कर ली थी और 1 साल से वो शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन उनके पिता ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी कुशीनगर के विश्वपुरा थाने में और उन्होंने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और इसमें उम्र के विवाद को लेकर कोर्ट ने पाया कि प्रियंका खरवार पूरी तरह से बालिग हैं और एफआईआर रद्द करने की मांग याचिका में की गई थी। कोर्ट ने एफआईआर को फिलहाल रद्द कर दिया है और उनको अपने एक साथ रहने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने ये कहा जरूर है, टिप्पणी की है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना वैध नहीं है, क्योंकि ऐसे पहले भी कोर्ट की टिप्पणियां आ चुकी हैं कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि 2 व्यक्ति अगर बालिग हैं तो उन्हें अपने साथ रह सकते हैं, उसमें राज्य भी दखल नहीं दे सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर्वेश और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम योगी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बढ़ते कोरोना केस पर चर्चा होनी है इस बैठक के दौरान और साथ ही साथ चर्चा कोरोना की वैक्सीन पर भी होने वाली है। तो 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी आज संवाद करने वाले हैं। ये बैठक ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ने वाले हैं।
और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का क्या कार्यक्रम है वो भी हम आपको बता देते हैं। सुबह 9:30 बजे सूचना विभाग के साथ उनकी बैठक होनी है और इस बैठक के बाद ठीक 10 बजे कोविड-19 को लेकर वो बैठक करेंगे। इस बैठक में टीम 11 के साथ वो चर्चा करेंगे और इसके ठीक बाद 12 बजे पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम से बढ़ते कोरोना केस पर चर्चा होनी है। और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए योगी सरकार सावधान हो गई है। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए एनसीआर से सटे 5 जिलों में जांच की सुविधा तेज कर दी गई है। यूपी में कोरोना की महामारी फिलहाल काबू में है। हालांकि दिल्ली से सटे यूपी के 5 जिलों में कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल रही है। दिल्ली से आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से बॉर्डर पर टेस्ट किए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केस में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है और इसी की वजह से यूपी के 5 जिलों में मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में 5 जनपदों को छोड़कर बाकी सब जगह पे कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, जिसकी वजह से हॉटस्पॉट भी कम हो गए हैं, कंटेनमेंट क्षेत्र भी सीमित है अभी। साथ ही प्रशासन ने शादी में जुटने वाली भीड़ के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें शादी के लिए 200 की जगह 100 लोगों को ही इजाजत मिली है। साथ ही जांच की संख्या को बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेजेस में BSL लैब का उद्घाटन किया। कोविड-19 का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और हमेशा हमें इस बारे में देखना होगा कि वैक्सीन बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी वैज्ञानिक इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ जारी है। ठेकेदारों से कमीशन में करोड़ों रुपए का खुलासा हुआ है लेन देन का। आरोपी इंजीनियर ने महिलाओं के नाम से भी निवेश किया। आरोपी रूप सिंह यादव से पूछताछ हो रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीबीआई जांच अब इस पूरे मामले में तेज हो गई है। इसी कड़ी में जो अपडेट सामने आया है वो हम आपको बता रहे हैं। रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में बात सामने आई कि ठेकेदारों से कमीशन में करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। ऋषभ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? अमित, देखिए, सीबीआई के पास रिमांड पर हैं रिवरफ्रंट घोटाले के प्रमुख आरोपी रूप सिंह यादव, जो उस वक्त सुपरिटेंडेंट और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुआ करते थे, और एक सीनियर असिस्टेंट राज कुमार यादव। उनसे लगातार पूछताछ चल रही। अभी इतना खुलासा हुआ है कि करोड़ों रुपए का कमीशन ठेकेदारों ने इन इंजीनियर्स को दिया। इंजीनियर्स ने अपने पास रखा और कुछ अपने सियासी आकाओं के पास भी पहुंचाया था। उस वक्त सरकार में एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम चलता था, वहां पे भी इन लोगों ने कुछ पैसा दिखाया था, जिसको टैक्स देके इन लोगों ने वाइट कर लिया था और अपने घर की जो महिलाएं थी उनके नाम पे तमाम इन्वेस्टमेंट किए हैं। इन चीजों का अभी तक की सीबीआई रिमांड के दौरान खुलासा हो चुका है। अब सीबीआई ये पूरी तैयारी कर रही है कि अब एक दिन बचा हुआ है, कौन कौन इनके सियासी आका हैं, उनके पास कितनी रकम गई, वो कहाँ इन्वेस्ट हुई, इसकी जानकारी कर ली जाए। ये एक ऐसा मामला है जिसकी सीबीआई के साथ ईडी भी जांच कर रही है और इसी रूप सिंह यादव की कुछ प्रॉपर्टी ईडी अटैच भी कर चुकी है। तो जल्द ही ईडी भी इस मामले में अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर देगा। अमित, ठीक है ऋषभ, आप बने रहे हमारे साथ। लखनऊ से एक और बड़ी खबर है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है कि महिला डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज हुई है। पति और 5 अन्य पर भी केस दर्ज किया गया है। धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग का आरोप है। महिला डॉक्टर के पति पर दुष्कर्म का भी आरोप है। रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया से पीड़िता से दोस्ती हुई थी और उसके बाद अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ऋषभ लगातार हमारे साथ बने हुए। ऋषभ, इस खबर के बारे में क्या जानकारी है? अमित, देखिए, गोमती नगर विस्तार के एक पॉश अपार्टमेंट की महिला है जिन्होंने गोमती नगर विस्तार थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। एक महिला डॉक्टर है निकिता वरुण अग्रवाल, उनके खिलाफ दर्ज करवाई और उनके पति वरुण अग्रवाल। एफआईआर के मुताबिक फेसबुक के माध्यम से उस महिला डॉक्टर से दोस्ती हुई, फिर इनके पति से हुई और इनके पति ने किसी दिन उनको कुछ नशा देके उनके साथ रेप किया था और उसका वीडियो भी बना लिया था और लगातार इनको धमका रहे थे कि इस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया जाएगा, जिसके चलते इनको ब्लैकमेल कर रहे थे। इनकी 2 लग्जरी कारें उन्होंने अपने नाम लिखवा ली, उनकी कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली। इन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की थी, जिसके बाद जांच की गई और जांच के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है, शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर आगरा से, जहां पर सिपाही का हत्यारा मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश हेत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में गोली लगने से एक इंस्पेक्टर भी घायल हो गए हैं।
अवैध खनन रोकने पर सिपाही पर इसने ट्रैक्टर चढ़ा दिया था हेत सिंह ने, जिसके बाद सैया इलाके में पुलिस से इसका आमना सामना हुआ और पुलिस ने बदमाश हेत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। तो उस फायर की जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने फायर किया तो एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, उसका नाम हेत सिंह, जिसकी पहचान की गई है, और उसके 2 अन्य साथी भागने में फरार हुए हैं। इसी मुठभेड़ के क्रम में हमारे इंस्पेक्टर सैया प्रदीप पांडे को भी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से गोली लग गई है और उनको भी इलाज के लिए जो है एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। साथ ही साथ बदमाश को भी इलाज के लिए भेजा गया है। और यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।